हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लीगल लाइफ एबीसी ऑफ लॉ। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो बहुत ज़रूरी है कि इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट को एक देश में चलाने के लिए, मतलब कह सकते हैं इट्स अ बेसिक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो तो वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 जिसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम। बेसिकली आर्टिकल 19 को आप जब भी पढ़ें तो इसे दो पार्ट में पढ़ें। पहला कि आर्टिकल 19 में क्या क्या राइट्स दिया गया है इंडिविजुअल को, और दूसरा कि उस राइट्स का रिस्ट्रिक्शन जो स्टेट कन्फर करते हैं वो कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन है। तब आपको आर्टिकल 19 बहुत ईजी वे में समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा राइट्स दिया गया है सिटीज़न को। ये ज़रूर याद रखें कि आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीज़न को दिया गया है, ना ही ये किसी फॉरेनर को दिया गया है, ना ही ये कंपनीज़ को दिया गया है। तो आर्टिकल 19 का जो टोटल ये 1 से लेकर 6 क्लॉज है। वन क्लॉज बात करता है टोटल फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन सा राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, कौन कौन सा फ्रीडम दिया गया है, और 2 से लेकर 6 तक रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो आइए पढ़ते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड कहता है राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म। थर्ड कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ कहता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इसे आगे जाकर मैं उसे एलोबरेट करूँगा। नेक्स्ट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये टोटल 6 राइट्स जो आर्टिकल 19 में दिया गया है। बहुत सारे एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी राइट्स आर गिवन इन अंडर आर्टिकल 19(1)। तो आप ज़रूर याद रखिए देयर आर टोटल 6 राइट्स जो आर्टिकल 19 में दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या अंडर आर्टिकल 19 में, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1950, उस समय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सिर्फ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डाला गया। तो याद रखिएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और वन मोर थिंग, जब आर्टिकल 19 स्टार्ट था उस समय 7 राइट्स थे उसके अंदर, जैसे अभी मैंने पहले बताया 6 राइट्स अभी हैं, पहले थे 7th राइट। जो 7th जो राइट्स थे वो है आर्टिकल 19(1)(i) जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। उसे 44th अमेंडमेंट के साथ हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, और उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। तो बहुत सारे एमसीक्यू में ये सवाल आता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था तो वो किस आर्टिकल में दिया गया था। तो आप नोट कर सकते हैं आर्टिकल 19(1)(i). नेक्स्ट इज जो ये 6 राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, मतलब ये जितने राइट्स दिए गए हैं ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट दिया गया, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के नहीं। और ये सारे राइट्स अवेलेबल हैं ओनली टू द सिटीज़न और टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बट नॉट टू द फॉरनर, किसी फॉरनर जैसे मैंने बताया आपको लीगल पर्सन जैसे कंपनीज और कॉरपोरेशन एटसेट्रा। ये भी याद रखिए कि जो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट कर सकती है, तो वो सिर्फ वही ग्राउंड्स पे कर सकती है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से 6 दिया गया है। इसके दरमियान जो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पॉइंट दिया गया है तो उसी में आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन लाकर इस फंडामेंटल राइट्स को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या कहता है? बेसिकली ये 3 बात कहता है। द फर्स्ट इज़ कि हर एक इंसान को ये हक है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, और जो वो एक्सप्रेस करे तो जो जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उसे इम्पार्ट कर सके, मतलब उसे कम्युनिकेट कर सके, उसे सुन भी कर सके। जैसे अब क्या हुआ, हम बोल रहे हैं लेकिन दूसरों की सुनने की आज़ादी भी नहीं है। तो नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोलने की भी आज़ादी है, उसे सुनने की भी आज़ादी है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर बोलने की आज़ादी है तो आप चुप, राइट टू रिमेन साइलेंस भी ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है कि आप साइलेंट रह सकते हैं। तो ये क्या कहता है? इट इम्प्लाई दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीफ एंड कन्विक्शन फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, या तो बोलकर, या तो लिख कर, या तो प्रिंट करके, या तो पिक्चर से, किसी भी तरह से वो अपने व्यूज़ को एक एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे व्यूज़ में कैसा कैसा व्यूज़, तो मैंने नीचे लिख दिया है तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे राइट टू प्रोपगेट्स वन व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर, फ्रीडम ऑफ स्प्रेस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, तो ये सब आप देख सकते हैं।
अब जो ये स्टेट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो इसमें अब ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान को अगर बोलने की आज़ादी दे दी गई है तो वो पब्लिकली किसी को गाली बक दे या पब्लिक किसी को डिफेम कर दे या पब्लिकली गवर्नमेंट को बहुत ऐसा मतलब लोगों को गवर्नमेंट की तरफ भड़काए ऐसा कि लोग उग्र हो जाएं और लड़ाई कर दे स्टेट के अगेंस्ट। ये तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज़ाद राइट्स देना है तो राइट के साथ आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी होता है, वरना इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा समझेगा। तो इसीलिए स्टेट इम्पोज करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में। कौन कौन सा? ऑन ग्राउंड ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि अगर कोई सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को तोड़ रहा है तो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा सकता है। सेकंड इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर कोई ऐसा बात बोल दे जिससे स्टेट का सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाए तो उस पर भी बैन किया जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, कि अगर फॉरेन स्टेट से कोई ऐसी अच्छी दोस्ती है और अगर कुछ बोलने पर वो फ्रेंडली रिलेशन टूट जाता है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है। जो एडवोकेट भूषण जी हैं उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लगा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रूर देखिए। जैसे मैंने आपको बताया डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तो ये सब पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी में दिया गया है। फ्रीडम ऑफ असेंबली बात करता है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू असेंबल पीसफुली, मतलब कि अगर कोई भी इंसान है, अगर कोई भी ग्रुप में इंडिया में कहीं भी वो बैठ कर ग्रुप में बैठ के बात कर सकता है, लेकिन किस तरह से? पीसफुली एंड विदाउट आर्म। इट इंक्लूड द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, जैसे लोग पब्लिक मीटिंग करते हैं तो ये सब भी तो एज अ फंडामेंटल राइट्स है ना। तो यही सब जो जितने भी मीटिंग करते हैं, जैसे भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं या कहीं भी प्रोकेशन कर सकते हैं, ये जितने भी सारे ये एक इंसान के, एक सिटीज़न को उसके मौलिक अधिकार है कि वो वहाँ ये सब कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द पब्लिक लैंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भीड़ लगा रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं तो आप ये पब्लिक लैंड में कर सकते हैं। अगर कोई ये कहता नहीं हम किसी घर में जा करेंगे तो ये दिस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन ये भी याद रखिएगा, अगर ये फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करता है तो इट्स, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये कैसा, पीसफुली एंड विदाउट आर्म। अगर कोई कोई स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए कोई मीटिंग कर रहा है तो ये सब वायलेंटली जो मीटिंग होते हैं ये सब राइट्स नहीं दिया गया है। जैसे वायलेंट, डिसऑर्डरली, राइटियस असेंबली, कोई राइट्स करने के लिए असेंबल कर रहे हैं तो ये सब राइट्स फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिया गया है, ये सब इलीगल है। पब्लिक पीस को तोड़ने के लिए अगर कोई मीटिंग कर रहा है तो ये सब इलीगल, ये कोई ये नहीं सकता ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि हम असेंबली कर रहे हैं और पब्लिक पीस को हटाने के लिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में भी आता है, क्या फ्रीडम ऑफ असेंबली इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक? तो द आंसर इज़ नो, द राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है फ्रीडम ऑफ असेंबली में? द फर्स्ट इज़ कि स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फ्रीडम ऑफ असेंबली को लेकर। द फर्स्ट इज़ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर कोई प्रॉब्लम है तब फ्रीडम ऑफ असेंबली को लगा सकते हैं। जैसे कश्मीर में बहुत बार फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ असेंबली को हटा दिया जाता है ताकि उनको लगता है कि सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को वायलेट किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तब आप लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया ऑफ कंसर्न। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली में दो ही क्लाउज है जहाँ पे स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। द फर्स्ट इज़ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज़ पब्लिक ऑर्डर। अगर आप फ्रीडम ऑफ असेंबली को और अच्छे से डीप पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में अंडर आर्टिकल 144 के तहत मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रोक सकते हैं मीटिंग्स को, प्रोकेशन को, अगर उनको लगता है कि अगर ये करने पे राइट्स हो सकता है या कुछ डेंजर या पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के अगेंस्ट होगा तो वही कर सकते हैं। फिर अंडर आर्टिकल 141 इंडियन पिनल कोड कहता है कि अगर एक असेंबली 5 से ज़्यादा आप कहीं पे नहीं लग सकते। सुनते नहीं होंगे आप, हमेशा सुनते हैं कि 144 धारा लगी, 144 धारा लग गया, तो यही है अंडर आर्टिकल 144, अंडर सेक्शन 144 एंड अंडर सेक्शन 141 कि 5 लोग से ज़्यादा आप एक साथ नहीं रह सकते हैं ताकि कोई लीगल प्रोसेस को परेशानी ना हो जाए, अगर कोई गलत काम ना करे, ये सब चीज़ लिए आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में दिया गया है। ये बात करता है, ये हर सिटीज़न को ये राइट्स देता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं। ये आपकी खुली आज़ादी है कि आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं। देखते नहीं लेबर यूनियन होती है, बहुत सारे यूनियंस हो जाता है, जितने भी ये सब यूनियन एसोसिएशन होता है तो ये इसी आर्टिकल के तहत के साथ उसको मौलिक अधिकार है कि वो बना सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनते हैं वो भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही आते हैं। क्लब, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, ये सब जितने भी बनते हैं सब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही आते हैं।
लेकिन ये एक बात ये भी याद रखिएगा कि फर्दर इट कवर्स द नेगेटिव राइट्स एंड नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन यूनियन। मतलब अगर ये राइट्स दिया गया है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, तो ये भी राइट दिया गया है कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि आप एसोसिएशन में ज्वाइन करिए या बनाइए। इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। इसमें 3 दे दिया गया है, इससे पहले 2 था। तो इसमें कौन कौन 3, तीसरा कौन सा है? मोरालिटी। अगर मोरालिटी एसोसिएशन में कुछ गलत काम करने के लिए एसोसिएशन बन रहा है, तब वो मोरालिटी के अगेंस्ट है, तब उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात की गई है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉक आउट। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल बाय एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में ये कहता है कि जो अगर कोई भी ये जो फ्रीडम एसोसिएशन है, ये सिर्फ एसोसिएट करने के लिए राइट देता है, ना कि आप कोई डिक्लेयर लॉकआउट डिक्लेयर कर दीजिए या स्ट्राइक कर दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे इंडस्ट्री के अगेंस्ट, इंडस्ट्री के लॉ के अगेंस्ट चल जाए। तो ये सब आप काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है कि एक हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, अगर एक इंसान दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा तो ये जो नेशन पैट्रियोटिक नेशन कैसे आएगा? फिर हर स्टेट अपने आप को अलग अलग समझने लगेगा। इसलिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी एज अ फंडामेंटल राइट देना बहुत ज़रूरी था, जो आर्टिकल 19(1)(d) में दिया गया है। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहता है कि एक इंसान की पूरी आज़ादी है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और इसमें और आप समझ गए होंगे कि एक स्टेट, जैसे हम लोग यहाँ, जैसे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो मेरी पूरी आज़ादी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कुछ ज़्यादा ही है। द फर्स्ट इज़ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट। जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर उनको लगता है कि वो पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है तो आप उसको रोक सकते हैं, या इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल, अगर मोरालिटी के अगेंस्ट जाते हैं तो आप उसको भी रोक सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ तक ये भी कह दिया गया था कि अगर जो एड्स के पर्सन अफेक्टेड होते हैं, अगर उनका मूवमेंट पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो ये अलाउ है, ताकि ये कहीं ना कहीं हेल्थ एंड सेफ्टी के बीच आता है, इसलिए आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है और आ सकता है, द क्वेश्चन इज़ दैट कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की गई है, तो क्या वो सिर्फ देश के अंदर बात की गई है या देश से बाहर भी? क्या हम इंडिया से बाहर जाकर भी ये जो राइट्स है बाहर जाने की, क्या ये भी आर्टिकल 19 में दिया गया है? तो द आंसर इज़ नो। जो आर्टिकल 19(1)(d) का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है, ये सिर्फ देश के अंदर घूमने की बात करता है, कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप देश के बाहर जाते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये आपकी आर्टिकल 21 देता है आपको ये पर्सनल लिबर्टी राइट्स कि आप एक देश से दूसरे देश घूम सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 19 से बात करता है इंटरनल मूवमेंट की और आर्टिकल 21 बात करता है एक्सटर्नल मूवमेंट की। इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? द फर्स्ट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखते नहीं हैं आप बहुत सारे नागालैंड में या बहुत सारे ST SC जगह पे, वहाँ पे इनर परमिट लिमिट लगता है कि वहाँ आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि लोग जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो वहाँ जाके उसे वायलेट ना करे, उसके उसके ज़मीन को, उसके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि आउटसाइडर ट्राइबल एरियाज़ को उसके कल्चर लैंग्वेज ज़्यादा परेशान ना करे। उसके जो ST होते हैं, जो SC होते हैं, जो कोई भी ट्राइबल पीपल होते हैं, उसके कल्चर को बचाना ये तो फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट की ड्यूटी है। इसको बचाने के लिए वो लोग इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं मूवमेंट को लेकर। और एक वन मोर और रीज़न है कि अगर क्या होता है कभी कभार कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पे लोग जाकर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कल्चर को और उसके डिस्टिंगिंग लैंग्वेज को, बहुत कस्टम को बहुत अफेक्ट करता है। ये भी एक रीज़न, एक्सप्लॉटेशन से बचने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस मीन्स कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक इंडिया इतना बड़ा देश है, अगर आप ये मौलिक अधिकार सबको नहीं देते हैं कि आप कोई भी स्टेट में जाकर रहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक जो फ्रेटर्निटी की बात होती है, ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाता। इसीलिए फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट देना बहुत ज़रूरी था कि एक स्टेट से लोग दूसरे स्टेट में कहीं भी आप रह सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एनी सेटल्ड एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ कंट्री। दिस राइट हैज़ 2 पार्ट। द फर्स्ट इज द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे
एनी प्लेस टेम्पोरली, मतलब रेसिडेंस की बात कर रहा है तो आप कहीं भी इसका टेम्पोरली आप रह सकते हैं। और दूसरा बात कर सकता है द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली, मतलब कि आप वहाँ पे टेम्पोरली भी रह सकते हैं और दूसरा वहाँ परमानेंटली भी रह सकते हैं एज अपना घर बनाकर। देखते नहीं बहुत बार क्या होता है कि लोग ये दूसरे स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में रहते हैं, उनको वो स्टेट पसंद नहीं लगता है, तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई लोग रेसिडेंट्स रह रहा है तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जैसे द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी एसटी। बहुत सारे एसटी एरियाज़ में लोगों को रेसिडेंस करना मना होता है क्योंकि उनके कल्चर कस्टम को बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं वहाँ रह तो लेते हैं लेकिन अपने जो दूसरे का जो कल्चर होता है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उस ज़मीन को हकदार बनना स्टार्ट कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पर्सन है उसके अगेंस्ट काम करता है। इसीलिए स्टेट के पास पावर है कि अगर उनको लगता है कि शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट के लिए अगर मुझे रिस्ट्रिक्शन करना होगा तो आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया गया कि सर्टेन एरियाज कैन बी बैन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन लाइक प्रोस्टिट्यूट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जो हमेशा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए भी अगर किसी स्टेट को लगता है कि हम बैन कर रहे हैं तो वो बैन कर सकते हैं, उनको रेसिडेंस नहीं दे सकते हैं। लास्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, एच के बाद मैंने डायरेक्टली जी पे आ गया, आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया तो आप देख लीजिए वापस। एच के बाद जी लेकिन बीच में आई आता है, तो आई था जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटाकर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो राइट टू जी अंडर 19(1) क्लॉज जी कहता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब हर एक इंसान को अपने प्रोफेशन अपने बिजनेस करने की पूरी आज़ादी है थ्रू आउट द कंट्री। ऑल सिटीजन आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। दिस राइट इज़ वेरी वाइड एज इट्स कवर ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लिवलीहुड। द स्टेट कैन इम्पोज ऑन द एक्सेस ऑफ दिस राइट इन द, मतलब ये कह रहा है नॉर्मली अगर समझे तो ये कहीं ना कहीं बहुत वाइड है, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट द कंट्री प्रोफेशन कैरी करने के लिए राइट छोड़ देते हैं, उसे ऑक्यूपेशन करने के लिए दे देते हैं आज़ादी, ट्रेड करने के लिए बिजनेस दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा राइट्स है। तो इसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक में क्या, जैसे हम आपको बता रहे हैं, हाँ, झारखंड में बीफ बैन है, झारखंड में बीफ बैन है। बीफ बैन बहुत सारे स्टेट में बीफ बैन नहीं है, जैसे गोवा में बीफ बैन नहीं है, तो झारखंड में पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आप बीफ बैन कर देते हैं। गोवा में वहाँ पे आप बीफ बैन नहीं करते क्योंकि वहाँ के पब्लिक लोग खाते हैं। तो ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। स्टेट को अगर लगता है कि कुछ कुछ प्रोफेशन को हम बैन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ जनरल पब्लिक। यहाँ तक कि अगर स्टेट को लगता है कि कोई भी प्रोफेशन या कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है उस प्रोफेशन करने के लिए, तो आप उसे कंपल्सन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर उस कोई भी प्रोफेशन पे वो टैक्स लगा रहे हैं या उसके ऊपर कुछ टैक्स लिवाई कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को वायलेट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा कि आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बात कर रहा है, मैंने किसी में केस के बारे नहीं बताया है क्योंकि केस आर्टिकल 19 में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सिर्फ मैं केस को डील करूँ। अगर आपको लगता है कि मैं करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।